Good morning, students. Here Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, in KRIYA SHARIR subject. आज हम हमारे जो लेक्चर सीरीज अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम वी आर कंटिन्यूइंग टुडे द लेक्चर नंबर 12. इट्स पार्ट 12 नर्वस सिस्टम. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था. उससे पहले फिजियोलॉजी ऑफ सेंसरी एंड मोटर नो पाथवेज. देन आज हम जो बात करेंगे वो है फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप. इट्स वेरी good topic for the examination purpose. Physiology of speech, physiology of dreams, physiology of thermoregulation. It's very small content that we are going to cover today. The first thing is physiology of sleep. The first you have to explain is what is sleep. So according to modern science, sleep is that state of body in which cerebral activity slows down. There is reduction in sensory and motor activity. Hence, the reticular activity system, that reticular system, produces a state called as a sleep. Okay. तो जहाँ पे सेरेब्रल एक्टिविटी कम हो जाती है, सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी कम हो जाती है और उसकी वजह से रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होने के बाद स्टेट जो बॉडी को फील करवाती है दैट्स कॉल्ड एज अ स्लीप. ओके. तो आयुर्वेद की जो स्लीप एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे सेम कहा जा सकता है कि हम उसे जैसे ही हमारे आयुर्वेद के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब भी हमारी सेंसेस जो है वो थक जाती है, हमारा मन थक जाता है तो हमें नींद आती है, वैसे ही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मॉडर्न साइंस के अंदर भी दिया हुआ है. यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वर्ड इज़ रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, RAS. ओके. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये हमने ऑलरेडी RAS के बारे में बात कर ली है इन दी लास्ट लेक्चर्स, तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं. Then requirement of sleep. जनरली न्यूबॉर्न बेबी को 16 to 20 आवर्स चाहिए होते हैं. चिल्ड्रन को यानी उससे बड़े 4 to 5 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक 12 to 14 आवर्स चाहिए होते हैं. एडल्ट्स को जनरली 7 to 9 आवर्स, बट आई थिंक इट्स bit more. You can say 6 to 7 hours is enough for the adult. And the old age के अंदर 5 hours जो जनरली कम हो जाती because it's a वात टाइम. तो वात की वजह से स्लीप जनरली कम आती है या तो डिस्टर्ब आती है. तो 5 hours इज़ इनफ. मगर उनको थोड़ा सा ज़्यादा सोने के लिए अनुमति दी है इन आयुर्वेदा. तो आयुर्वेदा के अंदर बोला है कि अगर वो दोपहर में भी थोड़ा सा नैप ले लेते या थोड़े घंटे सो जाते तो इट्स गुड फॉर देम बिकॉज उस वक्त वायु उनका बैलेंस में रहता है जब वो दोपहर में या रात को सो जाते हैं. तो दे आर एलिजिबल फॉर दी आफ्टरनून स्लीप, नॉट फॉर दी एडल्ट्स. ओके. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें. एडल्ट्स को दोपहर में सोने के लिए मना बोला है एक्सेप्ट द टाइम ऑफ summer. You can say you can sleep, but after that or in the rest of the time or the rest of the season you can't sleep in the afternoon time for the adults. Okay. Physiological changes in the sleep. So physiologically when you get sleep, a proper sleep, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं फिजियोलॉजिकली. द फर्स्ट, पल्स डेफिनेटली गेट फॉल. पल्स कम हो जाएगी, बीपी कम होगा. रेस्पिरेटरी का रेट जो जनरली 14 to 18 होती है वो कम होकर 12 तक आ जाती है जनरली. बेसल मेटाबॉलिक रेट जो एनर्जी एक्सपेंडिचर करने के लिए पूरी सिस्टम जो चलती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, BMR वो डाउन हो जाएगी. देन मसल रिलैक्सेशन. ओके. वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगा. पूरे बॉडी के मसल्स जो होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे. द सलाइवरी लैक्रिमल सिक्रीशन जो ऑब्वियसली रिड्यूस होने वाला है क्योंकि सलाइवेशन का भी कोई भी पर्टिकुलर काम नहीं क्योंकि वी आर नॉट च्यूइंग और समथिंग, वी आर नॉट ईटिंग फूड. तो सलाइवरी लैक्रिमल सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा. आई बॉल्स, रोलिंग अप of eyeballs, eyelids come closure and the pupils are contracted. Their whole thing is occurred during the sleep. EEG. ओके. लास्ट टाइम हमने EEG के बारे में भी बात करी थी. तो अल्फ़ा वेव्स जो होते हैं वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं बिकॉज वी आर स्लीपिंग एंड एट द टाइम ऑफ स्लीप अल्फ़ा वेव्स आर नॉट देयर. वो हमें ध्यान रखना है इन EEG.
प्रेजेंस ऑफ थीटा वेव्स, अगर आप डीप स्लीप में हो तो वो थीटा वेव्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. डीप रिफ्लेक्सिस डिमिनिशेस. ओके, जो सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्स होते हैं वो उसके अंदर पर्टिकुलरली डीप रिफ्लेक्स जो होते हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं. तो इतना हमें फिजियोलॉजिकली चेंज 8 पॉइंट जो है वो हमें याद रखना है. ओके, पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, बीएमआर, मसल रिलैक्सेशन, सलाइवरी सिक्रीशन, then eyeballs, then effect of sleep in EEG. Okay, now there is a stage of sleep. Mainly two stages are there. In two stages there is sub stages are also there. The first stage is non-rapid eye movement, that is NREM. Okay, the short form always are there. आपको एग्जाम में NREM explain the NREM ऐसा भी आ सकता है, तो you have to by this full form of NREM, non-rapid eye movement, and the second one is rapid eye movement. Okay, तो REM, REM sleep and NREM sleep ऐसा बोला जाता है. तो फर्स्ट NREM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स के अंदर अगेन देयर इज़ अ 4 स्टेज, 4 स्टेज आते हैं. तो फर्स्ट स्टेज इज़ रेस्पिरेशन and the pulse rate is regular and the person can think during this stage. Okay, so just like we are following the drowsiness type of thing and we are thinking or non-thinking, both are going simultaneously. So respiration and the pulse rate are regular because conscious mind is still little active. Okay, then second stage is a light sleep, when you feel drowsy and after that particular time of drowsiness you can feel light sleep. Okay, the third stage is a moderately deep sleep, body temperature and BP decreases and there may be erection of penis. Okay, यहाँ पे इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है वो हो सकता है. कई लोगों ने पर्टिकुलरली इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा. तो इट्स पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन व्हेन थर्ड स्टेज ऑफ NREM इज अकर्ड. वहाँ पे मॉडरेट स्लीप होती है, बॉडी टेम्परेचर एंड BP डिक्रीजेज होता है अ लिटिल बिट, नॉट बहुत ज़्यादा. या पैथोफिजियोलॉजिकली ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स सिंपली फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, इट इज़ नॉर्मल थिंग. ओके, जस्ट मेक श्योर इट इज़ अ नॉर्मल थिंग. BP और टेम्परेचर के अंदर थोड़ी सी गिरावट आएगी. एंड द फोर्थ स्टेज इज़ डीप स्लीप अकर्स, दैट इज़ इट इज़ वेरी रिलैक्स स्टेज. पर्सन में वॉक ड्यूरिंग, यानी कि जो भी नाइट वॉक के लिए उनकी जो हैबिट होती है ब्रेनली डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो जो भी फोर्थ स्टेज के अंदर आता है डीप स्लीप अकर्स, उसके अंदर देयर इज अ चांस कि पर्सन में वॉक ड्यूरिंग दिस स्टेज. ओके, एंड बेड वेटिंग जो होती है वो भी जनरली फोर्थ स्टेज के अंदर होती है, क्योंकि फोर्थ स्टेज के अंदर डीप स्लीप के अंदर हमारे जो मसल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट रिलैक्स हो चुके होते हैं. तो देयर इज़ नो सेंसेशन फ्रॉम द मसल टू द ब्रेन दैट ब्लैडर इज़ फुल एंड वी हैव टू गो फॉर द बाथरूम एंड ऑल. तो दैट्स वाई मसल्स ऑलरेडी रिएक्टिंग बाय देमसेल्व्स एंड वो रिलैक्सेशन की वजह से बेड वेटिंग जो है वो अकर होती है. ओके, द सेकंड स्टेज हमारा रैपिड आई मूवमेंट, दैट इज़ REM. तो उसके अंदर फर्स्ट वन इज़ मसल टोन इज़ रिड्यूस्ड, रेस्पिरेशन एंड पल्स रेट इज़ इंक्रीज्ड. ओके, उसमें थोड़ा सा ब्रेन जो है कॉन्शियस, या तो कॉन्शियस तो नहीं मगर लिटरली कुछ एक्टिव हो जाता है. दैट्स वाई इट्स रेस्पिरेशन एंड पल्स रेट इज़ इंक्रीजेस. BP फ्लक्चुएट्स, कई बार ज़्यादा कई बार कम, वैसा होते रहता है. एंड देयर इज़ अ स्टेज ऑफ ड्रीमिंग. ओके, इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर ड्रीम्स जो है वो आ सकते हैं. हमारी आईज मूवमेंट जो है इस स्टेज में होती है, ये हमें याद रखना है. रैपिड आई मूवमेंट occurs in this stage particularly, that's why it's called as a rapid eye movement sleeps. Okay, there is a continuum cycle of the NREM and the REM sleep stages throughout the night. तो ऐसा नहीं है कि एक बार NREM आएगा then REM आएगा and this then after that कुछ भी नहीं होगा, मगर इसमें चेंज होता रहता है. NREM then REM then again NREM, ऐसा कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहता है और हमारी स्लीप जो है वो ऐसे ही ड्रिवन होती है. ओके, in the small children and the infants, REM sleep increases the neural activity. Okay, or obviously in them REM stage is more longer than the NREM and then compared to the adult. Okay, this is the usual for maturation of the brain. Okay, when REM is going on, it's good for the children
न्यूरल एक्टिविटी जो होती है वो अच्छी रहती है और दैट्स वाई मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन जो है वो अच्छा रहता है. एज द इंडिविजुअल ग्रोज REM स्लीप डिक्रीजेस. ओके, तो इसके अंदर हमें नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर एंड द स्लीप. तो जब भी हम सोने जाते हैं तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और उसकी वजह से हमें जो है वो अच्छी नींद ला सकता है. और जनरली जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर देयर इज़ वन न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एज ए सेरोटोनिन. अगर वो कम रहता है तो हमें इंसोम्निया जो है वो फील करते हैं या तो डिस्टर्ब स्लीप जो है वो फील करते हैं. तो सेरोटोनिन विच इज़ न्यूरोट्रांसमीटर इज़ रिक्वायर्ड टू द इंड्यूस स्लीप. ओके, और ये सेरोटोनिन पर्टिकुलरली न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अगेन हमारी सर्टेन थेरापीज कॉल्ड एज अभ्यंग एंड दी शिरोधारा, उन दो थेरापीज अगर जो चल रही होती है और अगर आपका जो द वे ऑफ एक्शन या तो वे ऑफ प्रोसीजर जो है अभ्यंग एंड दी शिरोधारा का वो अगर सही रहेगा तो इन सर्टेन मिनट्स लेटर द पेशेंट फील्स स्लीपी. ओके, तो थोड़े मिनट के बाद वो स्लीपी फील करने लगेगा, उसे नींद आने लगेगी और अगेन सर्टेन टाइम बाद वो कम्प्लीटली सो जाएगा. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी अभ्यंग और स्लीपी ये शिरोधारा चल रही हो और जब आप अभ्यंग ना तो कोई पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए कर रहे हो या तो आप उसे रिलैक्स करने के लिए या तो जो है ये इंसोम्निया ट्रीट करने के लिए कर रहे हो, तो बेटर यू हैव टू यूज़ द रिलैक्सेशन मसाज और द रिलैक्सेशन अभ्यंग. ओके, विच took a longer time than the normal one. So relaxation massage is much more important to treat particular insomnia patient or the psychological disturbed patient. To always go for the two treatment. Okay, Shirodhara is also useful because you directly affects in the neurons of the brain. So definitely it increases the certain type of neurotransmitter. That's one is the particularly serotonin, and the second one is what called as a dopamine. Okay, dopamine is a neurotransmitter which again necessary for the happiness or the what we can say PNS control में करने के लिए या तो PNS stimulate के लिए adrenaline is adrenaline not but dopamine is very necessary to that, or also it induces the sleep well एंड मस्कुलर मूवमेंट को भी अच्छी तरह से वो सिंक्रोनाइज करता है. तो दिस टू न्यूरोट्रांसमीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्लीप पर्पस. द थर्ड यानी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सेम इन द स्लीप ओनली, फिजियोलॉजी इन स्लीप, सर्काडियन साइकिल. ओके, एंड द स्लीप सर्काडियन साइकिल यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारे शरीर को टाइम वाइज डिवाइड करता है. ओके, तो सर्टेन टाइम पे खाना, सर्टेन टाइम पे सो जाना, सर्टेन टाइम पे एक्शन यानी आप काम करना, ये सब अगर परफेक्टली डिवाइडेशन होगा तो आपकी सर्काडियन रिदम होगी वो परफेक्टली बनी रहेगी. ये तो इट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज जब भी आप बायोलॉजिकल क्लॉक को रिपीटेडली चेंज करते रहते हो, यानी कभी आप सुबह 6 बजे उठे, कभी 8 बजे उठे, कभी 9 बजे उठे, कभी 10 बजे उठे सुबह, एंड अगेन कभी आप 5 बजे उठे, तो दिस इज़ द पैटर्न. फिजियोलॉजिकली इट नॉट गेट एडजस्टेड टू द एनवायरनमेंट एंड विद द बॉडी. तो एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉडी जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती जब आप फिजियोलॉजिकली उसे चेंज करते रहते हो. ओके, तो कभी आपने 10 बजे खाना खाया, कभी 12 बजे खाना खाया, कभी 2 बजे खाना खाया, कभी आपने 1-2 दिन मील स्किप कर दिया, फिर से आपने खाना जो है वो कभी कभी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लिया, कभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लिया. जब ऐसी चेंजेस होते रहते हैं रिपीटेडली, आई मीन से रिपीटेडली मीन्स ऑफनली, अगर ऐसा होता रहता है तो डेफिनेटली हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट नहीं होगी एंड द सर्काडियन रिदम इज़ गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस. ओके, और आयुर्वेद के अंदर भी ये सर्काडियन रिदम का अगेन जो है एक्सप्लेनेशन है, और मैंने ऑलरेडी इसकी बात अपने लास्ट लेक्चर में यानी कि अगले कई सारे लेक्चर्स के बीच में वो कर दी है. तो अहो वयो रात्रि भुक्ता नाम. ओके, तो वय एंड अहो एंड रात्रि, दिस इज 3 थिंग्स, ये बहुत ही ज़रूरी है जिसमें हमारा वात पित्त एंड कफ का जो बैलेंस है वो होता है. तो इस रिदम में भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी सिस्टम में वात, कौन सी पित्त और कौन से में कफ होता है, तो उस हिसाब से हम अपनी एक्टिविटीज़, अपनी जो डेली रूटीन का फूड रेजिमेंट है वो हम फिक्स कर सकें. ओके, तो
इसमें सर्कैडियन रिदम के अंदर in healthy people all physiological conditions like sleep, hunger, digestion occurs at definite time every day. Okay, it's called as a circadian rhythm. Person sleep at the night and arouse in the morning. It's a normal thing. But when you sleep at the late night or the 2 or 3 a.m. and arises in the morning at 10 o'clock, then it's very necessary, or it's definitely gonna disturb the circadian rhythm. Okay. ड्यूरेशन ऑफ द सर्कैडियन रिदम इज़ 24 आवर्स. अहो एंड रात्रि दोनों आयुर्वेद के अंदर लिखा है. अहो मीन्स दिन, रात्रि मीन्स नाइट, तो 24 आवर्स उसमें भी लिखा हुआ है. तो सर्कैडियन रिदम इज़ अ 24 आवर साइकिल ऑफ द फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट के साथ में और हमारे अंदर ब्रह्मांडे इव पिंडे ऐसा एक पर्टिकुलर फिनोमिना है इन आयुर्वेदा वी कैन से. तो एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं वो हमारे अंदर भी सेम चेंजेस होते हैं. जैसे लाइक कि अभी समर सीज़न के अंदर कफ जो है वो वसंत ऋतु में ऑलरेडी ज़्यादा बना था और धीरे धीरे अभी गर्मी की वजह से पित्त भी ज़्यादा बढ़ेगा. ओके, और अगेन जब रेनी सीज़न होगी तो उसमें बात बढ़ने वाला है. तो इट्स अ नेचुरली फिक्स सिस्टम जो डेफिनेटली under universally all the human beings get affected by this. Okay, तो this is also we have to make sense कि अगर हमारे पास कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का पेशेंट आता है, यानी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड उसको कोई डिसीज़ है और जो क्रॉनिक है, उसके अंदर डायबिटीज़ भी आता है, मोटापा भी है, ओबेसिटी भी आता है या थायराइड भी आता है, तो ऐसे डिसीज़ के अंदर वी हैव टू फर्स्ट चेक हिज सर्कैडियन रिदम दैट इज़ इट गुड और नॉट, कि उसका जो सर्कैडियन रिदम है, तो पैटर्न ऑफ द होल थिंग वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो हमें एग्जामिन करना पड़ेगा बाय द क्वेश्चन आंसर थिंग. प्रश्न परीक्षा जो आयुर्वेद के अंदर है उससे हमें पता चलेगा कि वो सर्कैडियन रिदम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. ओके, तो अगर वो नहीं कर रहा है तो यू हैव टू मेक प्रॉपर टाइम टेबल फॉर दैट, फॉर द टाइम टेबल टू ईट और स्लीप और काम करने का, ये सारी चीज़ें उसे पर्टिकुलरली आपको प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी. देन ओनली दी औषध विच यू आर मेक टू गिव इज़ एक्ट. ओके, अगर आप जो सर्कैडियन रिदम को प्रॉपर नहीं करोगे तो डेफिनेटली हमारी जो औषध होगी वो एक्शन नहीं करेगी और अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट जो है, रिजल्ट ओरिएंटेड आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो नहीं मिलेगा एंड आपका फेम जो है वो कम हो सकता है. तो डेफिनेटली यू हैव टू आस्क फॉर द सर्कैडियन रिदम फॉर दैट. ओके, जनरली कौन कौन सी इफ़ेक्ट जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो इफ़ेक्ट करती है सर्कैडियन रिदम में. फर्स्ट थिंग इज़ फ्रिक्वेंट एयर ट्रैवल. ओके, तो लॉन्ग एयर ट्रैवल यानी यूएस से यहाँ पे आना, ब्रिटेन से यहाँ पे आना और वहाँ पे जाना, अगर महीने में 2-3 बार या उससे भी ज़्यादा या कई महीनों के अंदर आप वो चेंज करते रहते हो तो उसमें डेफिनेटली सर्कैडियन रिदम जो है हमारी चेंज होती है और उसको हम जनरली स्लीप पैटर्न चेंज हो जाती है. दैट्स वाई वी कैन से दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ जेट लैग. ये आपने काफ़ी बार सुना होगा कई मूवीज़ के अंदर और वैसे भी. तो यू कैन सर्च व्हाट इज़ द जेट लैग. ओके, जेट लैग. देन नाइट शिफ्ट ड्यूटी, जिनको नाइट शिफ्ट ड्यूटी एंड द डे शिफ्ट ड्यूटी वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, तो उसमें भी हमारा सर्कैडियन रिदम जो है वो चेंज होता रहता है. बिकॉज नाइट इज़ फॉर द स्लीप और उसमें हम अगर पूरी नाइट अगर जगना हो रहा है हमारा, यू आर टोटली अवेक एट द ड्यूरिंग नाइट, तो डेफिनेटली हमारे हार्मोन्स, हमारी फिजियोलॉजी जो है वो चेंज होने वाली है, इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम. देन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस लाइक एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम रेन, एक्सट्रीम समर यानी जो गर्मी, ऐसी चीज़ों में डेफिनेटली हमारी सर्कैडियन रिदम जो है वो चेंज होगी. जैसे लाइक अगर एक्सट्रीम ठंडी पड़ेगी तो हमारा टेम्परेचर लो होने वाला है और उसकी वजह से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वाइस वर्सा, एंड हमारी जो हंगर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और वी ईट लॉट ऑफ फूड. दिस इज़ द चेंज. एंड सेम इन द समर और एक्सट्रीम हॉट सीज़न, अगर वहाँ पे जो टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है वहाँ पे ऑलरेडी गर्मी है तो वहाँ पे इंटरनली जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो कम हो जाएगी और हमारा जो हंगर सिस्टम है वो इनहिबिट हो जाएगा एंड देन द फूड क्वांटिटी विल बी लेस. अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, हमारी खाने की पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, जस्ट इन दिस समर, यहाँ पे अभी समर चल रहा है और
फूड क्वांटिटी आपने एज इट इज़ रखी लाइक विंटर, तो डेफिनेटली आपको ओबेसिटी एंड अल्टीमेटली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओके. दी फोर्थ वन इज़ प्रेगनेंसी, उसमें नेचुरली चेंज होता है सर्कैडियन रिदम. एंड दी फिफ्थ वन इज़ चेंज इन द रूटीन. आप रिपीटेडली और ऑफनली चेंज करते रहेंगे अपने रूटीन को, तो डेफिनेटली हमारी सर्कैडियन रिदम जो है वो चेंज होती रहेगी. एंड अगेन उसका इफेक्ट जो है हमारे स्लीप के ऊपर पड़ेगा. ओके. उसमें स्पेशली इस चेंजेस में नाइट स्लीप ड्यूटी और चेंजेस इन द रूटीन में सेरोटोनिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर उसका लेकिंग होना शुरू हो जाता है, और दैट्स वाई वी डोंट हैव गेट अ प्रॉपर स्लीप. तो यहाँ तक हमारा जो था स्लीप फिजियोलॉजी वो हमें देखना है. ओके. नाउ वी आर गोइंग फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ द ड्रीम्स. थोड़ा हम फास्ट जाएंगे. तो ड्रीमिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन द एरिया ऑफ स्लीप. Why some person dreams and why some person not is mysterious. Definitely there is no any reason for that. आयुर्वेद के अंदर 6 टाइप्स ऑफ जो है 7 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स वो बताए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो आयुर्वेदा में मेरे लेक्चर के अंदर. देयर इज़ ऑलरेडी आई हैव गिवन दैट लेक्चर अबाउट निंद्रा एंड स्लीप एंड देन स्वप्न, तो यू कैन रिफर दैट. Then there are still many things that cannot be explained about dreaming. In human, dreams usually start after 1.5 hour of the sleep. जनरली हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो 1.5 घंटे के बाद में, सोने के 1.5 घंटे बाद हमारा जो ड्रीम सिस्टम है वो चालू होता है. Dreams occurs during the stage of rapid eye movement. Okay, especially you have to mention that REM जब स्टेज होता है हमारे स्लीप का, उसी वक्त ड्रीम जो आते हैं. NREM में ड्रीम जो है वो एब्सेंट रहते हैं. वो हमें मेन डिफरेंस जो हमें पता होना चाहिए. ओके. तो इट्स वेरी लिटिल थिंग फिजियोलॉजी ऑफ द ड्रीम्स. ओके. ड्रीम्स जनरली, और इसके अंदर डेफिनेटली ये बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन है, तो आप उसको अंदर आयुर्वेदा का भी कॉन्सेप्ट डाल के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो फिजियोलॉजी ऑफ ड्रीम के अंदर. ओके. कि हाउ श्रुतम दृष्टम अनुभूतम ऐसे ड्रीम जो है वो आते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने अगर कुछ सुना हो, रात को सोते वक्त अगर कोई सॉन्ग्स वगैरह कुछ सुन रहे हो, तो वो सॉन्ग्स रिफ्लेक्ट करता है हमारे ड्रीम्स के अंदर. डेफिनेटली श्रुतम अनुभूतम दृष्टम ऐसे अलग अलग टाइप्स है, तो यू कैन मेंशन दैट. ओके. देन फिजियोलॉजी ऑफ थर्मो रेगुलेशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर विद इन इट्स फिजियोलॉजिकल लिमिट इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजी थर्मो रेगुलेशन और द टेम्परेचर रेगुलेशन. थर्मो रेगुलेशन के अंदर हाइपोथैलेमस का इट्स वेरी बिग रोल. तो उसके अंदर मेनली क्या होगा, तो हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड अंडर द थैलेमस नियर द ब्रेन स्टेम. फॉलोइंग थर्मो रेगुलेशन सेंटर आर लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस कॉल्ड एज फर्स्ट वन इज प्री ऑप्टिक एरिया, दैट इज हाइपोथैलेमस इन द हाइपोथैलेमस. सेकंड हीट प्रोमोटिंग एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड हीट लूजिंग सेंटर ऑफ द हाइपोथैलेमस. तो प्री ऑप्टिक एरिया इज़ द फर्स्ट अफेक्टेड पार्ट. जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो है टेम्परेचर चेंज होता है, यानी टेम्परेचर कम होता है या टेम्परेचर राइज होता है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर फर्स्ट जो अफेक्टेड एरिया होगा वो है प्री ऑप्टिक एरिया. एंड देन प्री ऑप्टिक एरिया गाइड टू द हीट प्रोमोटिंग और द हीट लूजिंग सेंटर ऑफ द हाइपोथैलेमस. उसकी वजह से जो है वो चेंज होगा वहाँ पे आगे जाके. ओके. तो एक चेन होती है. फर्स्ट changes in the environmental temperature that sensed the pre-optic area of the hypothalamus that affect the heat promoting center of the hypothalamus or the heat losing centers of the hypothalamus accordingly. यानी उसे टेम्परेचर को बढ़ाना है, टेम्परेचर को लूज़ करना है, उस हिसाब से जो प्री ऑप्टिक एरिया है वो पर्टिकुलर सेंटर को ट्रिगर करेगा या तो स्टिमुलेट करेगा. ओके. देयर इज थर्मो रिसेप्टर्स आर नर्व एंडिंग्स विच आर लोकेटेड इन द ऑल ओवर द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन. ओके. एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर थर्मो रिसेप्टर रहते हैं. थर्मो रिसेप्टर पिकअप any change in the body temperature like high or low and send the signal to the pre-optic area, जैसे मैंने already बताया आपको. Then pre-optic area fires the signal to either heat losing or the heat promoting area of the hypothalamus that already I discussed. Controlling mechanism of the high body temperature. कैसे high body temperature जो है कंट्रोल होता है, तो इसे समझने के लिए डेफिनेटली यू कैन रिफ़र द चैप्टर ज्वर इन चरक संहिता.
चरक निदान स्थान. Okay, how Jwara means high temperature is coming, and how when you see the चरक चिकित्सा सान चैप्टर 3 ज्वर चिकित्सा, तो उसके अंदर कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं कि टेम्परेचर को कम करना है. ओके, तो यू कैन रेफर दैट फॉर द फर्दर नॉलेज. तो when the body temperature rises more than the 97.5 Fahrenheit, it is a normal condition, normal temperature. Then such condition called as a pyrexia, okay, related to fever. If body temperature rises above then normal, then pre-optic area of the hypothalamus receives such nerve impulses. Then thermoreceptor से pre-optic area तक वो impulses जाएंगे, and then it receiving inputs pre-optic area fires the signal to the heat losing area centers of the hypothalamus, and ultimately जो है वो हाइपोथैलेमस से हमारा जो टेम्परेचर जो है डाउन होना शुरू हो जाएगा. जस्ट लाइक कैसे, तो उसके अंदर एक चार्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बुक के अंदर. तो हाई टेम्परेचर ऑन द थर्मोरिसेप्टर acts on the pre-optic area of the hypothalamus, results in the stimulation of the heat losing center of the hypothalamus, results in the dilation of the blood vessels or the stimulation of the sweat gland, यानी पसीना आपको होना शुरू हो जाएगा और डायलेशन होगा ब्लड वेसल्स का. that results in the cooling of the skin and the results in the normal body temperature. तो ये आपको एक पूरा मैकेनिज़्म जो है फीडबैक मैकेनिज़्म इसे कहते हैं. तो ये फीडबैक मैकेनिज़्म आपको पता होना चाहिए कि कैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में लाते हैं. तो इसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म भी कह सकते हैं. तो इफ़ देयर maybe a question arises in the viva or the normal exam paper, written exam, that they may ask that please explain the negative feedback mechanism of the high body temperature. Okay, so you have to write all the thing जो already मैंने अभी explain किया है. तो effects of the stimulation of the heat losing center. The stimulation of heat losing center leads to the vasodilation of the blood vessels, and due to the vasodilation skin becomes cool due to the heat loss via conduction and the radiation. Okay, stimulation of the sweat glands of the skin due to the activation of the hypothalamus results in the cooling of the skin, and the body temperature returns to the normal. जो already हमने ऊपर charts में जो explanation की है वो यहाँ पे theoretically explanation बताया है. The second point is controlling mechanism of the low body temperature. अगर low body temperature है तो कैसे उसे वापस नॉर्मल लाया जाए, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाए. If core body temperature becomes lower than the normal, that is 97.5 Fahrenheit, then thermoreceptor in the skin and the mucous membrane send nerve impulse to the pre-optic area of the hypothalamus, and that pre-optic area stimulate the हीट प्रोमोटिंग सेंटर. ओके, तो वहाँ पे आपने देखा होगा हीट लूजिंग सेंटर क्या करता था, जो है वो वैसोडाइलेशन करता था, और यहाँ पे अभी क्या होगा, वो हीट प्रोमोटिंग सेंटर क्या करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा. तो ये मेनली डिफ्रेंशिएशन है. वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्किन डिक्रीज द हीट लॉस थ्रू द स्किन ड्यू टू द वैसोकंस्ट्रिक्शन. स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस रिलीज द मोर एपिनेफ्रिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन इन द ब्लड. Increase in the level of the thyroid hormone, gradually increase the metabolic rate BMR, and the body temperature rises. यहाँ पे thyroid hormone is the very necessary factor for BMR and the temperature rises. Okay, आगे मेरे लेक्चर में जो आप एंडोक्राइन सिस्टम के जो लेक्चर्स होंगे उसमें आप डेफिनेटली देखोगे कि डिटेल में हाउ द एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि थायराइड ग्लैंड related to the temperature regulation or the energy expenditure. Okay, so it's very necessary. Thyroid gland hormones are also we can compare with the Agni concept of the Ayurveda. Okay, because जैसे ही थायराइड हार्मोन अगर इंक्रीज होते हैं हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे ही थायराइड हार्मोन अगर डिक्रीज होंगे तो टेम्परेचर जो है हमारा डिक्रीज होगा. तो फायर जो पॉइंट है यानी कि अग्नि कंसेप्ट ऑफ द आयुर्वेदा इज डेफिनेटली वी कैन कोरिलेट विद द थायराइड हार्मोन्स. देन इफेक्ट ऑफ हीट प्रोमोटिंग सेंटर ऑन द मसल टोन. तो जैसे ही हीट प्रोमोटिंग सेंटर वहाँ पे स्टिमुलेट होगा तो मसल टोन यानी कि
इट्स वेरी नेसेसरी, और ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स दिखा जा सकता है। जब भी आजू बाजू में बहुत ज़्यादा ठंड हो, हमारा टेम्परेचर गिरने लगे, तो मसल जो फाइबर्स है वो शिवरिंग करने लगेंगे, और उसकी वजह से जो है वो दे आर ट्राइंग टू जनरेट सम हीट इन द बॉडी। ओके, stimulation of heat promoting center leads to the increase in the muscle tone. Increased muscle tone initiate the stress reflex, and stress reflex results in the contraction of the skeletal muscles. Okay, so repetitive cycle of the contraction of skeletal muscles definitely called as a shivering अगर होता रहेगा तो उसकी वजह से हीट जनरेट जो है वो होगा, और दैट्स वाई द बॉडी टेम्परेचर गेट नॉर्मल। ओके, clinical importance of the thermoregulation. The first one is pyrexia. Increased body temperature more than 97.5 Fahrenheit is called as a pyrexia. Hypothermia, that called as a core body temperature less than 95 degree Fahrenheit is called as a hypothermia. Hypoglycemia, hyperthyroidism, burns, alcohol addiction, malnutrition, antidepressant medicines induces the hypothermia. ये ध्यान में रखना है आपको। तो factor affecting heat production, that factor which increases basal metabolic rate also increases the rate of heat production. Okay, तो BMR इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जो औषधि है, उष्णवीर्य औषधि, जस्ट लाइक शुंठी और मरीच यानी ब्लैक पेपर, and the pipli are actually शीतवीर्य, but they are acting as a basal metabolic, increases the basal metabolic rate. तो BMR जो इंक्रीज करता है, वो सारी औषधि जो है वो हीट प्रोडक्शन के लिए काम कर सकती है। एक्सरसाइज, थायराइड हार्मोन, स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ingestion of the food are the factors which stimulate the BMR and the heat production. Okay, तो थायराइड हार्मोन्स, एक्सरसाइज एंड इंजेक्शन ऑफ द फूड, ये सारी चीज़ें जो है वो हीट प्रोडक्शन बढ़ाएगी। तो हमें याद रखना है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द थर्मोरेगुलेशन, पायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया। देन हाइपोथर्मिया कौन कौन सी कंडीशन में होता है, दैट आई एम रिपीटिंग, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोग्लाइसेमिया, बर्न्स, अल्कोहल एडिक्शन, माल न्यूट्रिशन एंड द एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ों की वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो था वो थर्मोरेगुलेशन वो कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द लास्ट वन इज़ स्पीच और द वोकलाइजेशन। तो यहाँ पे वोकलाइजेशन में दो फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं, एक नर्वस सिस्टम में एक्शन होगा, एंड द सेकंड वन इज़ द फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स जो है, दैट कॉल्ड एज अ वोकल कॉर्ड, वहाँ पे ये एक्शन होगा। तो दोनों में हमें ध्यान में रखना है। अगेन देयर इज़ सम एक्शन ऑन द रेस्पिरेटरी ऑल्सो, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे जो है वो स्पीच प्रोड्यूसिंग के लिए हमें मदद मिलेगी। तो now we are explaining the speech involves certain things. There are four things are involving. The first one is nervous control, that cerebral cortex. Second one is respiratory control, center of the brain. Third one is articulation and resonance structure of the mouth and the nasal cavity. And fourth one is mechanical function of the speech. Okay, ये चार जो functions है वो involve होंगे इसके अंदर particularly. So first point is there is two stages of the speech. First one is phonation and the second one is articulation. तो phonation के अंदर larynx acts as a vibrator. Vocal cord are stretched and positioned by the cartilage and the muscles, that is thyroid and the adenoid cartilage, anterior and the posterior side. Posterior cricoarytenoids and the transfer आर्टिनॉइड मसल्स आर इन्वॉल्विंग। ये डेफिनेटली आप याद रख सकते हो इसे। फोनेशन के अंदर लैरिंग्स जो है वो मेनली काम करेगा वाइब्रेटर के तौर पे, एंड वोकल कॉर्ड स्ट्रेच होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कार्टिलेज एंड मसल्स। तो कौन कौन से कार्टिलेज यूज होंगे, देयर इज अ थायराइड एंड द एडिनोइड कार्टिलेज, एंड मसल्स आर पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड्स एंड द ट्रांसफर एरिटेनॉइड मसल्स आर देयर विच आर एक्टिंग इन द फोनेशन। यहाँ पे बेसिक डायग्राम निकाले हुए, यू कैन बाय दैट डायग्राम्स। ओके, फुल एब्डक्शन, gentle abduction, intermediate position, loud whispering, stage of whisper and the phonation
ओके ये सारे स्टेजेस जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वो दिखाते हैं। तो उसके जो डायग्राम है बेसिक यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड रिमेंबर। आर्टिकुलेशन के अंदर 3 मेजर ऑर्गन जो है वो आर्टिकुलेट करेंगे। फर्स्ट इज लिप्स, टंग एंड द सॉफ्ट पैलेट। ओके रेजोनेटर आर माउथ, nose, associated nasal sinus and the pharynx, and the last one is chest cavity. Okay, तो आर्टिकुलेशन में 3 होंगे, लिप्स, टंग एंड द सॉफ्ट, जहाँ से स्पीच जो है वो निकलेगी, पर्टिकुलरली वर्ड्स जो निकलने वाले हैं। एंड द रेजोनेटर यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई करनी है अगर हमें, तो उसमें माउथ, नोज, एसोसिएशन, नजल साइनसेस एंड द फेरिंग्स, एंड द लास्ट वन इज चेस्ट कैविटी is involved. Okay, they all are involved for the articulation and the resonance of the speech. There is 2 aspects of the communication. First is sensory, that is ears and eye, and the second one is motor aspect, that is vocalization and its control. Okay, तो बेसिक हम समझ लेते हैं। तो ईयर एंड आई से, जैसे कि अगर ईयर से हमें कुछ सुनना है, ओके, सुनने देने वाला जो हमारा सेंसरी पाथवे है, जैसे कोई वर्ड सुनाई देता है तो वो सीधा जाएगा वर्निक्स एरिया के अंदर, दैट इज़ वर्निक्स एरिया नंबर 22, ये याद रखना है आपको। वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगा वर्ड्स इनटू द थॉट्स। ओके, कोई क्वेश्चन, कोई सेंटेंस, कोई कुछ भी आप पढ़ रहे हो आइज़ के थ्रू या तो फिर कुछ सुन रहे हो ईयर्स के थ्रू, तो इसमें से जो वर्ड्स का ट्रांसलेशन होगा इनटू द थॉट्स वो एरिया करेगा वर्निक्स एरिया। और उसके बाद में वर्निक्स एरिया से सिग्नल्स जाएंगे ब्रोकाज एरिया तक, जो थॉट हमने अराइज किए थे। तो ब्रोकाज एरिया जो है वो क्या करेगा, तो ये हमारे जो थॉट्स जनरेट हमने किए हैं वो टर्न इनटू द वर्ड्स। ओके, तो ब्रोकाज एरिया जो है वो मोटर एरिया है एंड द वर्निक्स एरिया इज़ अ सेंसरी एरिया। तो वहाँ पे ब्रोकाज एरिया के अंदर थॉट्स कन्वर्ट्स इनटू द वर्ड्स एंड उसके हिसाब से या उसके थ्रू जो सिग्नल्स हमारे मसल्स को या कार्टिलेज को मिलेंगे, दे आर नियर टू द वोकल कॉर्ड्स, और उसके हिसाब से या उसके थ्रू जो वाइब्रेशन होने वाला है वो डायरेक्टली ब्रोकाज एरिया के स्टिमुलेशन के हिसाब से होगा। तो वी कैन सी देयर इज़ अ वर्निक्स एरिया एंड द ब्रोकाज एरिया इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट centers in the brain which are articulating or the trying to speak something. Okay, speech originator में ये काम करते हैं। इनके वर्निक्स एरिया के अंदर अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस या ट्रॉमा या कुछ इंजरी हुई तो देयर इज़ कॉल्ड एज अ वर्निक्स अफेजिया, यानी कि ग्लोबल अफेजिया, यानी कि जो कुछ भी आप सुन रहे हो या जो कुछ भी आप देख रहे हो वो वर्ड्स का ट्रांसलेशन थॉट्स के अंदर होगा ही नहीं। ओके, अगर वो थॉट्स के अंदर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ब्रोकाज एरिया के थ्रू थॉट्स इनटू वर्ड्स वो ट्रांसलेशन नहीं होने वाला, एंड इट्स कॉल्ड एज अ ग्लोबल अफेजिया। ओके, यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जो भी आपको कुछ बोलना है वो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें मैं क्या बोलूँ और क्या हो सकता है। ओके, देयर इज़ नथिंग, नो सेंस ऑफ स्पीच वहाँ पे आएगा, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ ग्लोबल अफेजिया। ओके, पर्सन इज अनेबल टू फॉर्मुलेट द थॉट्स टू बी कम्युनिकेटेड, ये ध्यान में रखें। ओके, देन सेकेंड स्टेज में क्या होगा, मोटर कंट्रोल ऑफ द वोकलाइजेशन एंड द एक्चुअल एक्ट ऑफ द वोकलाइजेशन। तो यहाँ पे मोटर अफेजिया हो सकता है यानी कि ब्रोकाज एरिया अगर थोड़ा सा डैमेज है तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द सेंटेंसेस वो नहीं होगा, वर्ड्स जो है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होंगे, आपको कुछ कहना है और आपके वर्ड्स जो है कुछ अलग निकलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रोकाज अफेजिया, वहाँ पे क्या आ जाता है, मोटर अफेजिया यू कैन से। और अल्टीमेटली द थर्ड वन इज़ वहाँ पे पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, अगर वोकल कॉर्ड के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस है, देयर इज़ वर्निक्स एरिया एंड ब्रोकाज एरिया एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल एक्टेड, बट दी प्रॉपर जो मैकेनिकल एरियाज है हमारे, द वोकल कॉर्ड्स, द कार्टिलेज, दैट मसल्स, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स, अगर उसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, स्वेलिंग या ट्यूमर और समथिंग, तो उसमें पर्टिकुलरली जो है वो स्पीच हमारी हैम्पर हो जाएगी और वी कैन स्पीक
प्रॉपरली. ओके, आवाज़ या हमारा जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा, स्पेशली इन द हाइपरथायरॉयडिज्म. ओके, द लास्ट अफेक्टेड पार्ट इज़ वोकल कॉर्ड्स या दो लैरिंग्स. तो उसके अंदर जो वॉइस है वो चेंज हो जाता है. तो हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर पेशेंट हमारे पास ऐसा कोई स्पीच के साथ आता है जिसमें बराबर नहीं है और जो स्पीच टोन है वो चेंज हो जाता है, जस्ट लाइक कि the second stage is motor control, तो ऐसे टोन में अगर कोई बात करता है then you have to check the T3 and T4 level of the thyroid, and definitely you have to act on this and you can treat accordingly. And the last point is articulation occurs due to the muscular movement of the mouth, tongue, larynx simultaneously, which are responsible for the actual emission of the sound. The facial and the laryngeal region of the motor cortex activate these muscles. Okay, the facial and the laryngeal region of the motor cortex activate these muscles, and the cerebellum, basal ganglia and sensory cortex also help the control the muscle contraction by the feedback mechanism. तो यहाँ पे जो इफ़ेक्ट होती है, especially cerebellum, basal ganglia and the sensory cortex, they are important role to play in the muscle movement of the larynx and the mouth, tongue, etc. Okay, so here this is a completion of the speech vocalization, and with this the whole physiology of nervous system according to our particular things, just like a syllabus, we are completing whole the nervous system in this textbook of KRIYA SHARIR by the Dr. Professor R.R. Deshpande and the SUBHASH RANADE sir. तो इसके अलावा one topic is remaining, that is pathways of the senses, which may asked by the examiner in the written exam. तो वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेने की कोशिश करेंगे. देयर मे बी 2 more लेक्चर फॉर दैट, बट जो इस बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन है अबाउट नर्वस सिस्टम, दिस होल वी आर कवर्ड टोटली in the 12 lectures. Okay, so thank you so much for the calm listening. My dear students, please, nervous system is very important regarding our clinical practice. So this whole lecture series you can repeatedly hear, and please make comparing with the Ayurveda as you can. And thank you so much for this support. Please subscribe, please subscribe my channel and share these audios to your colleagues. Thank you so much for this. Have a nice day, all of you. Best of luck.